गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग, वेलकम, ए हैप्पी न्यू ईयर, ए हेल्दी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये सब का भी मैं आज नरेशन आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए मैं इतनी सारी बातों को बोल रहा हूं। ये वेलकम वेलकम टू सेशन 4 ऑफ नरेशन। नरेशन के सेशन 4 में आपका स्वागत है। हम लोग 3 सेशन देख चुके हैं। बहुत तरीके के, करीब करीब सारे तरीके के नरेशन बनाना हम लोग देख लिए थे। पिछले क्लास में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाना सीखा था, है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस भी बनाने सीख गया था। मैंने शुरू में ही बात की थी कि 5 तरीके के सेंटेंस का नरेशन बनाना, हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीखना है, जिसके तहत हमने असर्टिव सेंटेंस का सीख लिया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सीख लिया है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का सीख लिया है। अब बचा है इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो मैं इसमें इंपरेटिव सेंटेंस के तहत आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के तहत मैं छोटे से पॉइंट का ब्रीफ करना चाहूंगा, जहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना। परेशान, चूंकि अगर मैं ब्रीफ नहीं किया तो आपके सामने अगर उस टाइप का सेंटेंस आ जाए तो आप परेशान हो जाएंगे। आपने सुना है, मैंने बताया हुआ है क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस, है ना, जिसमें क्वेश्चन एक टैग कर दिया जाता है, लास्ट में जोड़ दिया जाता है। उन सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनेगा, है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि वैसा सेंटेंस अगर आपके सामने आ गया, आप तो फंस के रह जाओगे कि ये तो हमने सीखा ही नहीं है। तो हम लोग देखते हैं वैसा सेंटेंस कैसा होता है। थोड़ा सा अगर ध्यान दें, मैंने 2 सेंटेंस लिया हुआ है यहां पे आपके समय के बचत के लिए। जैसे उसने मुझसे, बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने देखा हुआ है, उसी के तहत ही काम करना है। वहां भी क्वेश्चन मार्क था, यहां भी क्वेश्चन मार्क है, उससे अलग आपको कुछ नहीं करना है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा समझ लेना है। मैंने क्वेश्चन यहां पर लिया हुआ है, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, है ना, यू हैव ईटन मैंगोज, आपने आम खा लिया है, और यहां पर एक क्वेश्चन टैग कर लिया, क्या खा लिया है। बात तो वही है कि हम शुरू में पूछते कि क्या खा लिया है, और वही चीज क्वेश्चन में टैग कर दी है। तो आपको कुछ नहीं करना है। जो काम आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, कौन वाला, बिगनिंग विथ एक्सिलरी भाव वाला सेंटेंस के साथ जो आप कर रहे थे, नियम कानून फॉलो कर रहे थे, उसी को यहां पर भी करेंगे। ऐसे सेंटेंस में, क्वेश्चन टैग सेंटेंस में, जो पार्ट क्वेश्चन टैग किया हुआ है उसको हम मेंशन नहीं करते हैं। पहली नंबर बात, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। दूसरी नंबर बात, जो आरबी है डायरेक्ट नरेशन का, उस आरबी में जो प्रक्रिया आप अपना रहे थे, यानी कि सेज और सेड जो था प्लस ऑब्जेक्ट था, उसको आप आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट कर रहे थे, वो बिल्कुल होगा। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को कैंसिल करके इफ या वेदर का प्रयोग आप कर रहे थे, वो भी होगा। और दूसरा नंबर, जो टेंस और एडवर्ब में, प्रोनाउन टेंस और एडवर्ब में जो चेंजिंग आप करते आए हैं, वो प्रक्रिया यहां भी फॉलो की जाएगी, है ना। तो यही तो करना है, और कुछ तो करना नहीं है। तो देखते हैं हम लोग बना के क्या करा है। सी सेड टू मी, तो बन जाएगा क्या, सी आस्क्ड मी, पूछा गया है ना उससे, सी आस्क्ड मी। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को कैंसिल किए तो इफ यहां पे लिख दिए, हो गया। अब यहां पे प्रोनाउन चेंज के तहत आप यू को चेंज कराएंगे मी से, यानी कि आरएस का सेकंड पर्सन चेंज होता है आरभी के ऑब्जेक्ट से, है ना। तो मी के अनुसार यहां पे आएगा, सब्जेक्ट के जगह पे क्या बन जाएगा, आई, है ना। और यहां पर टेंस चेंज करने की बारी आई, तो हैव ईटन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जगह पे आपको पास्ट परफेक्ट में जाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, आई हैड ईटन मैंगोज, बन गया क्या। अब इस पार्ट को मैंने पहले ही चर्चा किया कि जो क्वेश्चन टैग किया हुआ है, उस पार्ट को इनडायरेक्ट नरेशन में मेंशन नहीं किया जाता है ना।
काम मुझे उतना ही करना है जितना इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर रहता और यहां पर लिखा हुआ रहता हैव यू ईटन मैंगोज, क्या तुमने आम खाया है। यही चीज तो क्वेश्चन टैग के सहारे पूछा जा रहा है, तुमने आम खाया है, क्या नहीं खाया है, यानी कि खाया है ना। इस चीज की कंफर्मेशन की जाती है क्वेश्चन टैग में। क्वेश्चन टैग इज जस्ट कंफर्म किया जाता है, कंफर्मेशन लिया जाता है ना। हमारे घर में आसपास भी होता है, पापा कुछ बोलते हैं, बाजार गए, गए जी, रिपीट किया जाता है, कंफर्म किया जाता है कि हाँ वो काम हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो वही चीज तो है। तो आप जिस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट करते हैं, अफर्मेटिव में करते हैं, उसी तरीके से यहां पे आप सेंटेंस को लिख दिया जाता है। ओके, दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, क्या क्या, यू आर नॉट गोइंग टू दिल्ली, तुम दिल्ली नहीं जा रहे हो। आर यू, है ना, क्या जा रहे हो, नहीं ना, ये क्वेश्चन टैग कर दिया गया। उसको मेंशन मुझे इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं करना है, इसका ट्रीटमेंट उसी तरीके से करना है जिस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम करते हैं, है ना, जिसको असर्टिव में हम लोग बदल देते हैं। तो देखिए यहां पर राम आस्क्ड मी हो जाएगा, आस्क्ड मी, है ना, इसको कैंसिल किए तो इफ आ जाएगा, आ गया। अब यहां पे यू है तो यू मी के अनुसार चेंज होगा, तो क्या होगा, आई। अब टेंस बदलेंगे तो यहां पे आर नॉट गोइंग टू दिल्ली है, तो आर नॉट गोइंग टू दिल्ली कहां जाएगा, आर वाज में बदलेगा, पास्ट टेंस में चला जाएगा ना। इफ आई वाज नॉट गोइंग टू दिल्ली बन गया, और आगे टैग को तो, क्वेश्चन टैग को तो मेंशन करना नहीं है। इस तरीके से जब क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस आपके सामने आ जाए, जिस सेंटेंस में एक क्वेश्चन टैग कर दिया गया हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगनिंग विथ एक्सिलरी वर्ब को जिस तरीके से आप बना रहे थे उसी तरीके से उसको कर देंगे, क्वेश्चन पार्ट को मेंशन करने की जरूरत नहीं। इज दैट क्लियर? अभी चलो आगे देखते हैं। अभी हमने देखा, अब जाकर के आप असर्टिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका क्लियर हो गया, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, है ना, इंपरेटिव सेंटेंस। और ये इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस के तहत हम लोग ऑर्डर दर्शाते हैं, ऑर्डर का बोध कराया जाता है, एडवाइस का बोध होता है, रिक्वेस्ट का बोध होता है, प्रोहिबिशन का बोध होता है, विश अथवा प्रपोजल का बोध होता है। ये सारे सेंटेंस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के दायरे में रखते हैं और उसको देखते हैं। यहां पर थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आप काम करेंगे तो इसका डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐसे वाला ऑर्डर वाले सेंटेंस को, इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा जो ऑर्डर का बोध कराता है ना। तो ऑर्डर का बोध प्रायः उस अवस्था में मुझे पता चलता है कि जब सब्जेक्ट हो वो अगर ऑब्जेक्ट से सीनियर हो तो वहां पे ऑर्डर का भाव निकल करके आता है ना। वहां पे ऑर्डर का भाव, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं उसके बाद मैं इसके रूल्स को ब्रीफ करूंगा। जैसे देखें, द प्रिंसिपल said to the peon, और यहां पे सेंटेंस क्या कह रहा है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, है ना, एक गिलास पानी दो। एक चीज मैं यहां पे फिर एक बार बता दूं, जितना इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसके आरएस के तहत, जो आरएस यानी कि इन द सेंस ऑफ जो इन्वर्टेड कम्मा के अंदर रहता है,
है ना, उसको आरएस रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। तो उसमें आप ख्याल रखेंगे कि जितना इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें जो सब्जेक्ट के रूप में यू छुपा हुआ रहता है, भेग रहता है, वो दिखता नहीं है लेकिन होता अवश्य है। ये चर्चा हम लोग खूब वॉइस चेंज करते समय भी, एक्टिव टू इनटू पैसिव कर रहे थे, उस समय भी मैंने काफी डिटेल में इसकी चर्चा की थी कि यू वहां पे छिपा हुआ रहता है ना। तो उसको ध्यान में रख करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर कह रहा है, अब देखें यहां पे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो हेड है ना, अब प्यून छोटा सा कर्मचारी, तो क्या प्रिंसिपल प्यून को रिक्वेस्ट करेगा, सलाह देगा, या फिर ऑर्डर करेगा? ऑर्डर करेगा ना। तो इस तरीके से आप भाव निकालते हैं कि प्रिंसिपल ने प्यून को ऑर्डर दिया, तुम मुझे एक गिलास पानी दो, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, फॉर मी भी हो सकता है ना, तुम एक गिलास पानी दो। तो यू मैंने इसीलिए कहा कि यू हमेशा छिपा हुआ रहता है। इस तरीके के इंपरेटिव सेंटेंस का यदि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना हो तो आपको यहां पर वही काम करना, काम वही है जो अभी तक जिस तरीके से आप रूल्स को देखते आए हैं। यहां पर थोड़ा सा सावधान रहें। यहां पे प्रिंसिपल सेट टू द, यहां पे सेट टू प्लस ऑब्जेक्ट जो है उसको आप चर्चा करेंगे, जो आरएस का भाव है उसके अनुसार आप चर्चा करेंगे। यदि आरएस में भाव ऑर्डर का है तो ऑर्डर लिखेंगे, सेट के जगह पे ऑर्डर्ड लिखेंगे। यदि आरएस में भाव रिक्वेस्ट का है तो रिक्वेस्टेड लिखेंगे। आरएस में भाव सजेशन का है तो सजेशन लिखेंगे। आरएस में भाव अगर एडवाइस का है तो एडवाइस्ड लिखेंगे। और आरएस में भाव अगर प्रोहिबिशन का, मनाही का या फॉरबिडन का है तो वहां पे प्रोहिबिटेड लिखेंगे। और विश्ड अथवा प्रपोजल अगर है तो वहां पे विश्ड अथवा प्रपोजल लिखा जाता है ना। या ये तो काम हो गया आपको आरभी से संबंधित। पहला काम आरभी से संबंधित, आप ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, प्रोहिबिटेड इत्यादि का प्रयोग करेंगे। दूसरा काम, आप यहां पे जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा कैंसिल करेंगे, उसके बदले में आप टू का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो कंजंक्शन आएगा यहां पे इंपरेटिव सेंटेंस में, जो कंजंक्शन का प्रयोग होता है, लेट वाला, विश अथवा प्रपोजल वाले सेंटेंस को छोड़कर, है ना, चार तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उनमें ये लागू होगा। विश अथवा प्रपोजल को छोड़कर, उसको मैं अलग से बताऊंगा। तो यहां पे कंजंक्शन के रूप में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को कैंसिल करके प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है ना। उसके बाद सेंटेंस को आप जस के तस लिख देते हैं, है ना। तो यहां पर अगर हम बनाएं तो पहला काम हमारा क्या हुआ, यहां पे ऑर्डर दर्शाएंगे ना, तो लिखेंगे द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड द प्यून, पियून, है ना। और यहां पर इसको कैंसिल किए तो क्या आ गया, टू। और उसके बाद यू भैग छुपा रहता है, छुपा ही रहने दीजिए, सिर्फ आपके दिमाग में रहेगा टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। और मैं थोड़ा सा सेंटेंस को और यहां पर ब्रीफ कर दूं, ऊपर वाला को, कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर अगर यहां पर मैं कर दूं थोड़ा सा फॉर मी, फॉर मी। अब देखें, अब यहां पे बनाने में और थोड़ा सा एक नया आपको इश्यू मिल जाएगा। करते हैं, तो ग्लास ऑफ वाटर, यहां पर फॉर, अब मी को किसके अनुसार बदला जाएगा, फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट आरएस के, सब्जेक्ट के हिसाब से। तब प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के लिए ही, ऑब्जेक्टिव केस में हिम, फॉर हिम हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो एक सेंटेंस और देखते हैं हम लोग। ही सेड टू मी,
ब्रिंग ए चेयर फॉर मी, क्या होगा बुआ? सेड टू मी क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे भाव तो लग रहा है कि चेयर रिक्वेस्ट करके नहीं मांगा जाता है, ऑर्डर का ही भाव लग रहा है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ही ऑर्डर्ड मी टू, उसके बाद लिख दे सेंटेंस को, ब्रिंग ए चेयर फॉर मी को क्या करेंगे ही के अनुसार, फॉर हिम। बन गया क्या? कोई दिक्कत है? तो इंपरेटिव इस तरीके से मुझे लग रहा है कि इंपरेटिव सेंटेंस का पहला फेज जो है ऑर्डर दर्शाने वाला, उसको हम लोग समझ गए हैं, है ना। फिर अगर हम आगे देखें तो एक भाव इंपरेटिव सेंटेंस में और होता है जो आपको सलाह को दर्शाता है, सजेशन को दर्शाता है, अथवा एडवाइस को दर्शाता है ना। उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लें, एडवाइस वाले सेंटेंस को, एडवाइस है ना, सलाह वाले सेंटेंस को। यहां पर आप ख्याल रखेंगे, जैसे ही सेंटेंस का भाव सजेशन सलाह देने वाला रहा, तो आप सेड या पहला काम सेड या सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट जो है, सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट को आप चेंज कर देंगे किसमें? एडवाइस्ड में, एडवाइस्ड या सजेस्टेड, सजेस्टेड में बदल देंगे। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो है उसको क्या करेंगे, इसको कैंसिल करके टू आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये सेट टू प्लस सब्जेक्ट आरएस के भाव के अनुसार आप करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को आप टू कर देंगे, और फिर आरएस में प्रोनाउन चेंज होगा, है ना। फिर एडवर्ब भी रहेगा तो चेंज होगा, और इस तरीके से आप सेंटेंस को लिख देंगे। जैसे सेंटेंस देखते हैं, द डॉक्टर said to me, डॉक्टर ने मुझसे कहा, टेक these medicines twice a day, दिन में 2 बार इन दवाओं को लें। अब देखे होगे तुम, डॉक्टर के किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को देख लो, तो क्या डॉक्टर आपको ऑर्डर देता है, रिक्वेस्ट करता है कि कृपया दवाई खा लीजिएगा? हैं? डॉक्टर रिक्वेस्ट करेगा भाड़ में मत जाओ, आकर फीस दे दिया होगा, भाड़ में जाओ ना, दवाई मत खाना। वो आपको देखे होंगे आप प्रिस्क्रिप्शन पे, एक तरफ तो आपके हिस्ट्री को लिखता है, एज वगैरह लिखने के बाद कि आपको कितने दिन से क्या बीमारी है, उसके बाद टेस्ट वगैरह को लिखना होगा तो लिखेगा, इधर बाएं साइड में घुमा करके एडी भी करता है, यानी कि एडवाइस देता है वो कि इन दवाइयों को आपको लेनी चाहिए, खाइए, है ना। तो हम लोग देखते हैं इनका भाव यहाँ पे साक्षात भाव दिख रहा है कि डॉक्टर सलाह देता है, सलाह दे रहा है। तो इनको हम पहला काम क्या करने वाले हैं, सेट टू प्लस ऑब्जेक्ट को एडवाइस्ड कर देंगे, तो क्या होगा, द डॉक्टर एडवाइस्ड। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना, सीईडी मत कर देना, सीई वाला एडवाइस सलाह होता है, नाउन होता है, और नाउन का सिंगुलर प्लुरल बनता है, नाउन का V1 V2 नहीं बनता है, एसई वाला भाव होता है, एडवाइस देना, सलाह देना, इसका बनेगा ईडी फॉर्म, है ना। द डॉक्टर एडवाइस्ड मी, आइए कैंसिल होके क्या हो गया, टू, है ना। उसके बाद सेंटेंस को लिख दीजिए, टेक दीज मेडिसिन्स, सॉरी यहां पे दीज को दोज कर देंगे, टेक दोज मेडिसिन्स ट्वाइस ए डे, है ना। बन गया बुआ, दोज इसलिए कि दीज का
निकट सूचक शब्द दूरी सूचक शब्द में बन जाता है, तो टेक दोज मेडिसिन्स ट्वाइस ए डे, है ना। तो यहां पर इस तरीके से मुझे लगता है एक सेंटेंस और देख लें। ही सेड टू मी टेक ए रेगुलर एक्सरसाइज, क्या बनेगा? ही क्या हो जाएगा? सलाह दे रहा है ना, यहां पे दोस्त का बोध हो रहा है तो सलाह ही देगा। ही सजेस्टेड या एडवाइस्ड मी टू टेक ए रेगुलर एक्सरसाइज, हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे आपको कोई समस्या आ रही है। यानी कि आप सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो जितना भी इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें मुख्य चेंजिंग आरएस के भाव को आपको समझना है। एडवाइस वाला है, ऑर्डर वाला है, रिक्वेस्ट वाला है या प्रोहिबिशन वाला सेंटेंस है, उसके भाव को समझते हुए वहां पे आप आरभी में ही उसके वर्ब को चेंज कर दें, है ना। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करें और प्रोनाउन और एडवर्ब को चेंज करते हुए आप सेंटेंस को यस के तस लिख दें। बन गया। आगे देखते हैं रिक्वेस्ट। और ये चर्चा कर रहे थे कि रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में प्लीज अथवा काइंडली का मेंशन जरूर होता है। प्लीज अथवा काइंडली सब दर्शाता है कि कोई रिक्वेस्ट कर रहा है किसी चीज के लिए, है ना, किसी चीज के लिए, किसी बात के लिए। तो यहां पे प्लीज अथवा काइंडली, प्लीज या काइंडली इस टाइप के सेंटेंस में अवश्य रहते हैं, है ना। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ऐसे सेंटेंस का प्रारूप देखें हम, तो यहां पर आरएस के भाव में आपको रिक्वेस्ट दिखेगा। तो जब आरएस के भाव में आपको रिक्वेस्ट दिखेगा तो आप सेड या सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट को रिक्वेस्टेड में बदल दें, है ना। दूसरा काम, आप जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है उसको कैंसिल करके आप टू कर दें, ठीक है, वही काम। और फिर आगे में जो आरएस है उसके प्रोनाउन को आप चेंज करेंगे, एडवर्ब को भी चेंज करेंगे और इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो आरएस में प्लीज या काइंडली शब्द दिया हुआ है उसको आप मेंशन नहीं करेंगे इनडायरेक्ट सेंटेंस में। और मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देना चाहता हूं कि यदि प्लीज अथवा काइंडली दो बार किया हुआ है, दो बार अगर लिखा हुआ है, दो बार उसको मेंशन किया हुआ है, तो आप यहां आरभी में ही रिक्वेस्टेड के जगह पे रिपीटेडली का प्रयोग अवश्य करेंगे। तो रिपीटेडली का प्रयोग अगर करेंगे तो आपको वो बोध हो जाएगा कि प्लीज प्लीज दो बार काफी ये से किया गया था। सेंटेंस को हम लोग देखें। राम said to me, please help me in trouble, है ना, कृपया मुझे मुसीबत में सहायता करें, है ना। क्या बनेगा? सेड टू मी क्या हो जाएगा? उधर दिख रहा है कि रिक्वेस्ट किया गया है, क्या बनेगा? सीधी सीधी आ जाएगा सेंटेंस, राम रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प। अब यहां प्लीज गायब हो जाएगा। जब रिक्वेस्टेड शब्द ही लिखा गया तब काहे का प्लीज, तब काहे का काइंडली, है ना। तो रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प, अब मी किसके अनुसार बदलेगा? राम के अनुसार बदलता है ना। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? आरभी के सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही हो जाएगा। ही यहां पर आएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो हिम हो जाएगा। रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम इन ट्रबल, बन जाएगा क्या? कोई दिक्कत है?
कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और देख लें एक सेंटेंस, सी सेड टू मी प्लीज, उसके बाद प्लीज हेल्प द पुअर। देखें, है ना, रिक्वेस्ट का भाव है, करते हैं, क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड मी, और यहां पर इसको कैंसिल किए, रिक्वेस्टेड, सॉरी थोड़ा सा यहां पर रिक्वेस्टेड रिपीटेडली, रिपीटेडली, एंड अब यहां पे करने थोड़ा सा, एंड टोल्ड मी, है ना, टू हेल्प द पुअर। बन गया, रिक्वेस्टेड रिपीटेडली एंड टोल्ड मी, बारंबार रिक्वेस्ट किया और कहा कि कृपया गरीबों का मदद करें, है ना। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस आसानी से बन जाता है ना। इस तरीके, 2 बार प्लीज प्लीज करके आता है, उससे घबराएंगे नहीं, आप एक शब्द को मेंशन कर देंगे रिपीटेडली, है ना, एंड टोल्ड मी, हो गया, बन गया। आगे देखें, आगे अगर हम देखें तो एक भाव और आएगा इंपरेटिव सेंटेंस में, और वो भाव दर्शाता है प्रोहिबिशन का, प्रोहिबिशन का, है ना, ये प्रोहिबिशन का भाव दर्शाता है। इसका मतलब होता है मनाही, है ना, किसी चीज को मनाही किया जाता है, मना किया जाता है, रोका जाता है ना, रोका जाता है। तो ऐसा सेंटेंस देखा गया है कि ऐसे सेंटेंस रोकने के लिए डोंट अथवा नेवर का प्रयोग होता है, डोंट या नेवर शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। तो इन सेंटेंस को देखें, इसमें भी नया कुछ नहीं करना है। भाव अगर आपको मिल गया कि रोका गया है, प्रोहिबिटेड किया गया है, तो आप सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट को प्रोहिबिटेड में बदल देंगे। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को यहां पर भी टू में बदला जाता है, और फिर आरएस में एडवर्ब चेंज करेंगे, और उसके बाद प्रोनाउन भी चेंज करेंगे, और उसके बाद सेंटेंस को लिख दिया जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। एक चीज और आप ध्यान यहां पे रखेंगे, जो आरएस में मेंशन है डोंट अथवा नेवर, उसको इनडायरेक्ट नरेशन के तहत आप मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि आरबी में ही जब आप प्रोहिबिटेड या फॉरबिडन का प्रयोग कर दिए, तब वहां पे करने की क्या जरूरत है ना। और एक चीज और ख्याल रखेंगे, अगर निगेटिव सेंटेंस है वहां पे आरएस में, तो आप उसको अफर्मेटिव में ही लिखना है, क्योंकि एक सेंटेंस में 2 निगेटिव सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इधर फॉरबिडन अथवा प्रोहिबिटेड हो गया तो मनाही शब्द तो आ गया, अब उसमें वहां पे नॉट, नेवर या डोंट की लिखने की क्या जरूरत है। भूल करके भी यहां पर काफी गलतियां लड़का करते हैं, लड़के इस पर काफी अच्छे अच्छे लोग गलती कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये गलती आप नहीं करेंगे। मैं एक कहानी बताता हूं, आप समझें। मैं बार बार इस चीज की चर्चा भी करता हूं कि मैंने मिठाई खाई थी, वाकया बहुत लंबा है इसलिए मैं पूरा नहीं बताऊंगा। मिठाई खाई थी, लेकिन मुझे कहना, झूठ भी मुझे नहीं बोलना था कि मैंने मिठाई खाई है, यह भी मैं नहीं बोल सकता था, और झूठ भी नहीं बोलना था। मैंने शब्द का जंजाल रचा और मैंने कहा कि मैं इस बात से इनकार करता हूं कि मैंने मिठाई खाई। खाई है तब तो ठीक है, इसका मतलब है
कि नहीं खाई है, एक बार बोल दिया। मैं इस बात से इनकार करता हूं कि मैंने मिठाई नहीं खाया है। अब देखो, एक जगह इनकार और एक जगह नहीं खाया, दो निगेटिव शब्द मिल करके क्या बना देते हैं? पॉजिटिव बना देते हैं। इसका मतलब है कि मैंने साफ साफ कहा कि मैंने मिठाई खाया है, झूठ तो नहीं बोला, और इतना साफ भी नहीं बोलना था कि मैंने मिठाई खाई है, पिटाने लगता। तो कुछ देर के लिए बचने के लिए मैंने ऐसा इस्तेमाल किया अस्त्र कि मैं इस बात से इनकार करता हूं कि मैंने मिठाई नहीं खाई है। बहुत देर तक अगले को समझ में ही नहीं आएगा। तो वहां पर जब आप निगेटिव, आरबी में जब आपने निगेटिव शब्द का इस्तेमाल कर लिया, तो फिर आरएस में डोंट, नेवर अथवा नॉट का प्रयोग नहीं हो सकता है। अब देखिए, छोटा सा मैं समझाने के लिए सेंटेंस बोल रहा हूं। जब वन में थे राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, तो उन्होंने राम के पुकार पर सीता ने कहा कि नहीं जाकर के देखो। बहुत हठ भी की सीता जी ने, कहा कि नहीं लक्ष्मण जाकर के देखो, तुम्हारे भाई मुसीबत में है। तो लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी जिसे लक्ष्मण रेखा हम लोग कहते हैं, और उन्होंने कहा कि इस लाइन को कभी क्रश मत करिएगा, बाहर मत जाइएगा। कैसे कहा होगा देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। लक्ष्मण शेड टू सीता, है ना, डोंट क्रॉस द लाइन। यही कहा होगा ना कि इस लाइन को क्रश मत करिएगा। यहां पर हमने कहा कि ऐसे सेंटेंस की शुरुआत डोंट से या नेवर शब्द के इस्तेमाल से ही होता है ना, मना ही किया जाता है लाइन को क्रश मत करना। यानी कि अगर सीधे तौर पे अगर सेंटेंस को हम देखें तो हम बोल सकते हैं ना, लक्ष्मण ने लाइन क्रॉस करने से मना किया, है ना। तो हम इस बात को क्या नहीं लिख सकते हैं यहां पे, लक्ष्मण प्रोहिबिटेड सीता टू, और अगर बउआ हम यहां पर कर दें प्रोहिबिटेड सीता टू नॉट क्रॉस द लाइन, तब कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? सेंटेंस गलत हो जाएगा ना, पूरी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां हमने नोट का प्रयोग कर दिया, यहां प्रोहिबिटेड निगेटिव सूचक शब्द, दो निगेटिव सूचक शब्द कहां से आ जाएंगे? नहीं आ सकते हैं। सेंटेंस को गलत कर दिया तो सेंटेंस हमें सुधारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लक्ष्मण प्रोहिबिटेड सीता टू क्रॉस द लाइन, लाइन क्रॉस करने से मना किया ना, तो ये होता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि उसके अर्थ के अनुसार पहले तो आप प्रोहिबिटेड या फॉरबिडन कर दें, फिर निगेटिव सूचक शब्द को बिल्कुल हटा दें, नॉट या नेवर का प्रयोग नहीं। जब इधर प्रोहिबिटेड या फॉरबिडन हो गया तो इधर नेवर, नॉट, डोंट का प्रयोग नहीं हो सकता है, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आपको लिखना है। इज दैट ओके? फिर अब चलिए आगे देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला हम पार्ट अगर देखें इंपरेटिव सेंटेंस का, तो वो दर्शाता है विश अथवा प्रोपोजल को, और ऐसा सेंटेंस प्रायः लेट से चालू होता है ना, लेट से चालू होता है। लेट माने कि ये लेट से नहीं, एलईटी लेट से चालू होता है। जैसे हम लोग अपने दोस्तों में कहते हैं, ए यार चलो बाजार, है ना, चलो बाजार चलते हैं, चलो क्रिकेट खेलते हैं, प्रपोजल देते हैं, है ना। तो ऐसे सेंटेंस की शुरुआत लेट से चालू होता है। यहां पर इन सेंटेंस में थोड़ा सा आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। आरएस के भाव के अनुसार सेड या सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट को आप विश्ड अथवा प्रोपोजल्ड में बदल देंगे, है ना, विश अथवा प्रोपोजल में बदल देंगे।
और फिर यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को कैंसिल करके यहां पर डैट का ही प्रयोग होता है ना। उसके बाद सेंटेंस को आप अफर्मेटिव तौर पे पूरे सेंटेंस को आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सी said to me, let me go now। ध्यान दीजिए, अब मुझे चलना चाहिए। तो यहां पर क्या हो रहा है, विश कर रहा है, सेंटेंस में इच्छा जाहिर की जा रही है। तो आप क्या करेंगे यहां पे, सी विश्ड मी, है ना। और यहां पर क्या होगा, दैट उसने मुझसे इच्छा जाहिर किया कि यहां पर मुझे अब यहां से चलना चाहिए। तो क्या होगा यहां पे, लेट को खत्म कर दिया। तो यहां पे मी किसके अनुसार बदलेगा, सी के अनुसार। तो सी के अनुसार क्या होगा, दैट सी आ जाएगा यहां पे, है ना। दैट सी, और फिर क्या हो जाएगा, शुड गो नाउ बदल जाता है देन में, है ना। बन गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। अगला सेंटेंस मैंने चर्चा किया था कि आप लोग को मैंने शुरू में ही गुड मॉर्निंग कहा, वेलकम कहा, ए हैप्पी न्यू ईयर कहा। इन सब सेंटेंस मिसलेनियस सेंटेंस के तौर पे आदि सेंटेंस आ जाए कुछ, जहां पर इतना लंबा चौड़ा होता ही नहीं है, छोटा सा सेंटेंस होता है, उसको आप डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलोगे, है ना। तो देखते हैं हम लोग। सी सेड टू मी, गुड मॉर्निंग। उसने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग, है ना। उसने क्या किया मुझसे, ऐसे ऐसे सेंटेंस में आप या तो अभिवादन किया जाता है, बेड किया जाता है, इच्छा जाहिर किया जाता है, यही होता है ना। तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं, सी, यहां पर सीधे सी बेड मी, और लिख दें यहां पर, कुछ भी कैंसिल करके, कुछ भी कंजंक्शन की जरूरत नहीं होती है। सी बेड मी गुड मॉर्निंग, उसने मुझे गुड मॉर्निंग किया, यही सेंस है, सीधी सीधी बात है। और देखें सेंटेंस को, ही सेड टू मी वेलकम, वेलकम सर, क्या बनेगा, सीधी सीधी तो बात बोलना है कि ही वेलकम्ड मी, बन गया, उसने मेरा वेलकम किया, क्या हो गया। आगे देखें थोड़ा सा, राम सेड, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, क्या बनेगा, उसने मुझे विश किया ना, उसने मुझे, तो क्या बन जाएगा, राम विश्ड
wished a happy न्यू ईयर। हो जाएगा। और देखें, he said to me congratulations, congratulations। क्या बनेगा? सीधे से उसने मुझे कंग्रेचुलेशन किया, he congratulated me, बन गया। इस तरीके का जो सेंटेंस होता है डायरेक्ट स्पीच में, उसका इनडायरेक्ट स्पीच इसी तरीके से बनता है। आप आरएस के भाव को देख लें, वो आपका अभिवादन कर रहा है, विश कर रहा है, वेलकम कर रहा है, कांग्रेचुलेशन कर रहा है। उस सेंस को आप जस के तस आरभी के तहत ही उसको लिख देते हैं। यहाँ पर इस टाइप के सेंटेंस में किसी तरीके के कंजंक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। आशा है आप करीब करीब नरेशन बेहतर समझ रहे होंगे, बेहतर समझ लिए हैं, और अब आप नहीं फंसोगे। एक सेंटेंस में और चर्चा कर दूं, जहां पर थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है। देखें, मैंने असर्टिव सेंटेंस के तहत ही वहां पे चर्चा किया था कि यदि आरभी यदि पास्ट टेंस में हो और आरएस, है ना, आरएस फ्यूचर टेंस में हो और फ्यूचर टेंस के तहत प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडल हो, तब तो आपको पता है कि पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल में आप बदल देते हैं, है ना। शैल को शुड बना देते हैं, विल को वुड बना देते हैं, कैन को कुड बना देते हैं, और मे को माइट बना देते हैं। लेकिन आरभी उधर पास्ट टेंस में है और आरएस इधर कोई पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ही है। जैसे कि यहां पे शुड ही है, शुड हो सकता है, कुड हो सकता है, वुड हो सकता है, माइट हो सकता है। ये पहले से ये हो, तब आप क्या करेंगे? तो घबराए नहीं, ध्यान रखें, यदि आरभी पास्ट टेंस में हो और इधर आरएस के तहत पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ही हो, तो इन्हें अब दूसरे जगह पे चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, उनको जस के तस ही रख दिया जाता है। जैसे ध्यान दें, राम सेड टू मी they might be here। इसको आप पहले ही से देयर कर दें, बेहतर रहेगा, माइट बी देयर। अब यहां पर देखिए पहले ही से है, क्या हो जाएगा? राम टोल्ड मी डैट। दे किसके अनुसार बनेगा? थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, आपको पता है, सन बाई 1 2 3 के तहत। तो दे ही रह जाएगा, दे। माइट ही रह जाएगा, दे माइट बी। और हियर देयर में बदलता है, देयर पहले से है तो अब कहां बदल के जाएगा? दूर सूचक निकट सूचक नहीं आता है, निकट सूचक दूर सूचक में जाता है। समझ गए बात को? तो यहां पर पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल अगर होगा तो उसको आप जस के तस ही रहने देंगे। ठीक है, ओके। चले, अब मैं एक बात का और चर्चा कर दूं कि यदि कोई आरभी किसी टेंस में है वहां पे, और आरएस जो है ये
यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिर कोई प्रोवर्ब हो, कोई कथा हो, कहानी हो, कोई किस्सा हो, कोई किदवंती हो, ऐसा कोई सेंटेंस रहे तो आप ख्याल रखेंगे ऐसे सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को छोड़ करके और कुछ भी बदलता नहीं है, सेंटेंस को जस के तस रख दिया जाता है। जैसे द टीचर said to me the earth moves round the sun, है ना। क्या करेंगे यहां पे, देखें, द टीचर told me that just के तस the earth moves round the sun, बन गया। तो इस चीज का ख्याल रखते हुए हम लोग इस चैप्टर का समापन करते हैं और ये आशा करते हैं कि आपको नरेशन आप बेहतर समझ रहे होंगे। और यदि यहां से कहीं पे कोई दिक्कत हो रहा है, आगे में अगर कोई दिक्कत होवे तो आप ऑफलाइन क्लास में सामने सामने बैठ करके आप और भी डिटेल में जानकारी मुझसे सीख सकते हैं। अब हमें सीखना है, सिर्फ इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। मुझे पता है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस तुम्हें चाहिए, कुछ एग्जाम्पल्स का प्रैक्टिस चाहिए, तो आप किसी बुक से एग्जाम्पल निकाल करके थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, अपने मन से बनाकर कर सकते हो, है ना, और फिर मुझसे आप मिल सकते हो।